नमस्कार। एक सवाल अक्सर मन में आता है, शायद बहुत से लोगों के मन में आता होगा कि अगर मान लीजिए 10,000 रुपए है निवेश करने के लिए, तो कहाँ लगाएं? सोना खरीदें या शेयर बाजार में लगाएं या फिर म्यूचुअल फंड्स? कौन सा रास्ता बेहतर है? आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है जो इन्हीं 3 पॉपुलर ऑप्शंस सोना, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स का विश्लेषण करता है। हम कोशिश करेंगे कि इस सोर्स में जो जानकारी है, जो तर्क दिए गए हैं, उन्हें समझें ताकि तस्वीर थोड़ी साफ हो। मतलब किसमें ज्यादा फायदा है, कौन ज्यादा सेफ है, क्या कहता है सोर्स। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये तुलना आज के समय में बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इतने सारे विकल्प हैं कि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। लोग समझ नहीं पाते कि करें क्या। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सोर्स हमें इन तीनों को, आप कह सकते हैं, एक साथ रख के देखने में मदद करता है। सिर्फ अच्छा बुरा नहीं बताता, बल्कि ये समझाता है कि हर एक की अपनी जगह क्यों है और किसके लिए कौन सा ज़्यादा फिट बैठता है। मतलब एक तरह का तुलनात्मक विश्लेषण है नफा नुकसान का। हाँ, तो फिर चलिए सोने से शुरू करते हैं। गोल्ड। लेख कहता है कि भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं है, ये एक पारंपरिक रूप से सुरक्षित निवेश माना जाता है, एक सेफ्टी नेट की तरह। सही कहा, एक इमोशनल वैल्यू भी जुड़ी है। हाँ, तो सोर्स के हिसाब से सोने की खास बातें क्या है? पहली तो यही कि इसे सेफ हेवन मानते हैं। मतलब जब बाजार में उथल-पुथल हो तो लोग सोने की तरफ भागते हैं। दूसरी जो काफी अहम है वो है महंगाई, इन्फ्लेशन। सोर्स कहता है कि जब महंगाई बढ़ती है तो सोने की कीमतें भी अक्सर बढ़ती हैं। तो ये एक तरह का बचाव है महंगाई के खिलाफ। साल में सोने ने करीब 20 से 25% का रिटर्न दिया है। ये तो काफी आकर्षक है। हाँ बिल्कुल। और निवेश करना भी अब आसान हो गया है ना। सोर्स बताता है कि अब सिर्फ फिजिकल गोल्ड, मतलब गहने या सिक्के ही नहीं, गोल्ड ETFs हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सोना, जिसे शेयर की तरह खरीद बेच सकते हैं, सोर्स ऐसा कहता है। जी। और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी हैं। तो ये हालिया प्रदर्शन वाकई ध्यान खींचता है। हाँ, ये 20-25% का आंकड़ा ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है और यकीनन इसने ध्यान खींचा भी है। लेकिन जैसा कि सोर्स बताता है, हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। मतलब सोने की कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ कमियां भी। अच्छा, जैसे? देखिए, सबसे पहले बात तो ये कि सोना आपको कोई रेगुलर इनकम नहीं देता। हाँ, ये तो है। आपने सोना खरीद लिया, रख लिया, कीमत बढ़ गई तो फायदा। लेकिन जैसे बैंक FD में ब्याज मिलता है या शेयरों में डिविडेंड, वैसा कुछ नहीं है यहाँ। सही। दूसरी बात, जो शायद लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ज्यादा जरूरी है, सोर्स के विश्लेषण के मुताबिक लंबे समय में, मतलब कई सालों में, सोने का रिटर्न आमतौर पर इक्विटी यानी शेयर बाजार के रिटर्न से कम रहता है। अच्छा, कितना कम? सोर्स में इसका अनुमान सालाना करीब 7 से 9% का लगाया गया है। इक्विटी के मुकाबले ये कम है। तो फिर इसे सुरक्षित क्यों मानते हैं इतना? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो शायद इसके पीछे इसकी हजारों साल पुरानी पहचान है। ये एक फिजिकल एसेट है, आप इसे छू सकते हैं और इतिहास गवाह है कि मुश्किल वक्त में इसकी कीमत बनी रहती है। तो शायद इसीलिए। मतलब भरोसे वाली बात है। हाँ, भरोसा। तो सोर्स का निचोड़ ये है कि सोना उन लोगों के लिए बेहतर है जो अपने पैसे की सुरक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं और जो महंगाई से अपने पैसे की वैल्यू कम होने से बचाना चाहते हैं। उनके लिए फिट बैठता है। ठीक है, तो ये हुई सोने की बात, सुरक्षा पर फोकस। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार। यहाँ सोर्स बिल्कुल साफ कहता है, अगर सबसे ज्यादा पैसा बनाने का पोटेंशियल कहीं है तो वो यहीं है। ग्रोथ की संभावना सबसे ज्यादा। हाँ, और इसके लिए सोर्स कुछ आंकड़े भी देता है। जैसे बता रहा है कि सेंसेक्स ने पिछले 30 सालों में लगभग 14 से 15% CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, हाँ, CAGR से रिटर्न दिया है औसतन। ये आंकड़ा वाकई प्रभावशाली है अगर हम इसे पारंपरिक निवेशों से तुलना करें। जी हाँ। सोर्स ये भी कहता है कि अगर अच्छी कंपनियों के शेयर चुनकर लंबे समय तक टिके रहें तो पैसा कई गुना बढ़ सकता है, जिसे वेल्थ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। वेल्थ क्रिएशन। हाँ, वेल्थ क्रिएशन। यहाँ मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल। और यही जो वेल्थ क्रिएशन की बात है, यही लोगों को खींचती है स्टॉक मार्केट की तरफ। लेकिन सोर्सेस के दूसरे पहलू यानी रिस्क पर भी उतना ही जोर देता है। हाँ, रिस्क तो है ही। और सोर्स कहता है कि यह सबसे ज्यादा रिस्की भी है। बहुत उतार चढ़ाव वाला, वॉलेटाइल,
कम समय में, शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत गिर सकता है और सोर्स ये भी ध्यान दिलाता है कि ऐसी गिरावट में नए निवेशक अक्सर घबरा जाते हैं। हाँ, डर जाते हैं। डर के मारे शायद नुकसान में ही बेचते हैं, जो लॉन्ग टर्म में और भी बुरा है। तो फिर ये किसके लिए सही है सोर्स के हिसाब से? सोर्स कहता है कि ये उन लोगों के लिए है जिनकी रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है, जो अपने निवेश को मान लीजिए 10-20% गिरता हुआ देखकर भी पैनिक ना करें और जिनमें लंबा इंतजार करने का धीरज हो, सालों तक। मतलब धैर्य बहुत जरूरी है। बिल्कुल, धैर्य और जोखिम लेने की क्षमता। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि कोई अपनी रिस्क लेने की क्षमता को सही से समझे कैसे। हाँ, ये जानना मुश्किल है। क्योंकि सोर्स साफ कहता है, यहां ज्यादा रिटर्न की उम्मीद तभी है जब आप ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हों। वही क्लासिक बात, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, ठीक है। तो सोना हो गया कम रिस्क कम रिटर्न, स्टॉक्स ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न। अब ये तीसरा विकल्प है म्यूचुअल फंड्स। सोर्सेस से एक तरह का बीच का रास्ता बताता है, खासकर उनके लिए जिन्हें सीधे शेयर चुनना मुश्किल लगता है या डरावना। हाँ, जिन्हें मार्केट की उतनी समझ नहीं है या रोज रोज देखने का टाइम नहीं है। सही। तो सोर्सेस के फायदे क्या गिनाता है? एक तो SIP का जिक्र है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहो। इससे एक डिसिप्लिन बनता है। हाँ, अनुशासन। और दूसरा बड़ा फायदा, डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण। सोर्स समझाता है कि आपका पैसा एक जगह नहीं बल्कि कई अलग अलग शेयरों में बट जाता है, या कभी-कभी बॉन्ड्स या सोने में भी। जी। तो अगर एक जगह नुकसान हुआ भी तो दूसरी जगह से भरपाई हो सकती है, रिस्क बढ़ जाता है। बिल्कुल, रिस्क कम हो जाता है। और रिटर्न कैसा रहता है म्यूचुअल फंड्स में? देखिए, सोर्स के अनुसार पिछले 10-15 सालों में कई अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने औसतन सालाना 12 से 15% तक का रिटर्न दिया है। अरे वाह, ये तो स्टॉक्स के काफी करीब है। हाँ, काफी करीब है, लेकिन शायद थोड़ी कम टेंशन के साथ, क्योंकि यहाँ एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज कर रहा है। आपको खुद रिसर्च नहीं करनी। ये अच्छी बात है। सोर्स एक खास तरह के फंड का भी जिक्र करता है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। जी, मल्टी एसेट फंड्स। इनके बारे में क्या कहता है सोर्स? बताता है कि ये एक ही फंड में आपका पैसा इक्विटी मतलब शेयर, डेट मतलब बॉन्ड्स वगैरह और सोना तीनों में लगाते हैं। हाँ, ये एसेट एलोकेशन खुद करते हैं। हाँ, फंड मैनेजर तय करता है कि मार्केट के हिसाब से कब कहाँ कितना पैसा लगाना है, ताकि रिस्क और रिटर्न में बैलेंस बना रहे। बिल्कुल। तो इसमें सेफ्टी और ग्रोथ दोनों का मिक्सचर पाने की कोशिश होती है। हाँ, म्यूचुअल फंड्स का ये डाइवर्सिफिकेशन वाला पॉइंट वाकई बहुत अहम है, जैसा सोर्स बताता है। मतलब वो कहावत है ना कि सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। हाँ, बस वही बात है। पैसा कई जगह बटा हो तो किसी एक कंपनी या सेक्टर की बुरी खबर का असर आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर कम पड़ता है। ये रिस्क कम करने का बहुत कारगर तरीका है सोर्स के हिसाब से। तो फिर ये किसके लिए बेस्ट है? सोर्स इसे खासतौर पर बिगिनर्स मतलब शुरुआती निवेशकों के लिए अच्छा मानता है, या फिर उनके लिए जो एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट जितनी ग्रोथ चाहिए पर उतना रिस्क नहीं लेना। अच्छा, बीच का रास्ता। हाँ, मीडियम रिस्क, बैलेंस्ड रिटर्न और SIP वाला अनुशासन, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित निवेश करते रहना बिना मार्केट के उतार चढ़ाव की ज्यादा चिंता किए, ये लॉन्ग टर्म में बहुत फर्क डालता है। और हाँ, ये याद दिलाना भी बहुत जरूरी है, जैसा कि ऐसे लेखों में डिस्क्लेमर होता ही है, कि ये सारी बातचीत, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ज्ञान बढ़ाने के लिए। हाँ, ये निवेश की सलाह नहीं है। बिल्कुल नहीं। कोई भी निवेश का फैसला अपनी रिसर्च, अपनी समझ और जरूरत पड़े तो किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ठीक है। तो संक्षेप में सोर्स के विश्लेषण से साफ है कि सोना, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स तीनों के अपने प्लस माइनस है। सोना सेफ्टी देता है, स्टॉक्स ग्रोथ, म्यूचुअल फंड्स बैलेंस और आसानी। अब श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि इस जानकारी की रोशनी में वो अपनी ज़रूरतें, अपने लक्ष्य और अपना रिस्क प्रोफाइल देखें और फिर सोचें कि उनके लिए कौन सा रास्ता ज़्यादा सही लगता है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जो इसी सोर्स और चर्चा से निकलता है, लेकिन शायद थोड़ा आगे की सोच है। हाँ, देखिए, सोर्स ने रिस्क टॉलरेंस यानी जोखिम सहने की क्षमता पर बहुत जोर दिया, खासकर स्टॉक्स के मामले में। तो आखिरी विचार ये हो सकता है, किसी भी निवेश के रास्ते पर चलने से पहले अपनी रिस्क लेने की असल क्षमता को ईमानदारी से समझना कितना जरूरी है। मतलब सिर्फ चाहना नहीं बल्कि सह पाना। हाँ बिल्कुल, सिर्फ ये नहीं कि हम कितना रिस्क लेना चाहते हैं, बल्कि ये कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, दिमागी तौर पर और पैसे के तौर पर भी। और ये समझ कोई फिक्स चीज नहीं है, ये उम्र के साथ,
अनुभव के साथ, जिंदगी के हालात बदलने के साथ बदल सकती है। हाँ, ये बदलती रहती है। तो इस पर सोचना, इसे समझना शायद निवेश के सफर का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। नियमित निवेश करते रहना, बिना मार्केट के उतार चढ़ाव की ज्यादा चिंता किए,